अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जजों के ख़त के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। कंपनी सरकार की बुनियादें हिल गई हैं। काजी साहब भी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। कल जिस मीटिंग की खबरें आ रही हैं, पहले ये सामने आया कि उस मीटिंग में काजी साहब थे, आमिर फ़ारूक थे और काजी साहब की एहलिया वहाँ बैठी थी, मीटिंग चेयर कर रही थी। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जब एहलिया होती है तो फिर खामद की तो कोई औकात नहीं रहती। फिर किसी ने खबर दी कि असल में जो 3 लोग थे वो एक काजी साहब थे, एक आमिर फ़ारूक और एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। इस मीटिंग का कोई भी नतीजा अभी तक सामने नहीं आया, बल्कि एक बयानिया ज़रूर सामने आया है। पहले वो सुन लें, फिर आपको बताता हूँ कि कितने बड़े आफ्टर शॉक्स हैं। और अब ये बात हज़म करना इतना आसान नहीं है कंपनी सरकार के लिए। नाज़रीन कराम, बयानिया ये सामने आया है और अटेम्प्ट ये शुरू हो गई है कि नंबर 1, जजेस ने जब 9 मई के केसेस में आगे सज़ाएं होनी हैं, पूरे जुडिशल सिस्टम पे सवालात खड़े कर दिए हैं, तो अब रियासत कैसे सज़ाएं देगी लोगों को। रियासत को बदनाम किया है जजेस ने। एक ये बयानिया लॉन्च किया गया कि इन 6 जजेस ने तहरीक इंसाफ की सहूलत कारी कर दी है, जजेस के ऊपर सवालात खड़े करके, अदलिया के ऊपर सवालात खड़े करके, रियासती इदारों के ऊपर सवालात खड़े करके। एक ये बयानिया बनाया जा रहा है, एक ये बयानिया बनाया जा रहा है और अटेम्प्ट ये की जा रही है, जिसके लिए कंपनी सरकार का टाउट वकील सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त भी डाल चुका है, जिसमें उसने ये कहा है कि इन जजेस को काम करने से फौरी तौर पर रोक दिया जाए और जब तक ये तमाम तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, इन जजेस को किसी केस में ना बैठने दिया जाए। ये दूसरी चीज़ है, ये जो ये मुमकिना तौर पर करेंगे। अब इसमें ये रिप्लेस कैसे करेंगे इन जजेस को, टेम्पररी बुनियादों पर क्या जजेस को दूसरी हाई कोर्ट से मूव किया जाएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा भी कोई रद्द अमल कर सकते हैं, क्योंकि इनको ये बात तो पता चल गई है कि जो जजेस बोल पड़े हैं, अब जो भी केसेस इनके पास जाएंगे, इन्होंने तो काना नहीं होना किसी का, इन्होंने तो नहीं बात सुननी। तो अगर कोई ISI की बात नहीं मानेगा, कोई MI की बात नहीं मानेगा, कोई दीगर इदारों की बात नहीं मानेगा, तो फैसले मेरिट पर आएंगे। मेरिट पर आएंगे तो सारा बयानिया दफन हो जाएगा, मेरिट पर आएंगे तो सबको बेल देनी पड़ेगी। नाज़रीन कराम, कल के खत के दबाव का एक नतीजा ज़रूर निकला है। लाहौर हाई कोर्ट से, बल्कि ATC से, एंटी टेररिज्म कोर्ट से तमाम खवातीन की ज़मानत हो गई है, सिवाय डॉक्टर यास्मीन राशिद के। आलिया हमजा को भी ज़मानत मिल गई है, सनम जावेद को मिल गई है और बाकी भी कोई अगर खवातीन है, आयशा भुट्टा वगैरह, उनको भी ज़मानत मिली है, सिवाय डॉक्टर यास्मीन राशिद के। अब कोई भी खातून कैदी किसी और केस में अभी तक मतलूब नहीं है, सब में ज़मानतें हो चुकी हैं। कल या परसों तक, जब तक कोई रूपकार जारी होते हैं, अगर तो किसी और केस में गिरफ्तार कर लेते हैं फिर अलग बात है, वरना अब इनकी ज़मानतें हो चुकी हैं। ये कल के खत की वजह से हुआ है। अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर काजी साहब ने कोई एक्शन लिया, फॉर एग्जांपल सो मोटो लेते हैं और फुल बेंच बना देते हैं, फुल कोर्ट से कम ये अब 6 जजेस की बात नहीं सुन सकते। ये एक जज ने बात नहीं की, 6 जजेस ने बात की है। अगर काजी साहब ने फुल कोर्ट बनाई तो ये कहा जा रहा है कि लोअर जुडिशरी लोग आगे आने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी और वाज़ेह बात की है बैरिस्टर गौहर ने, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इमरान खान को सज़ा देने वाले जज ने क्या बताया कि वो बेचारा क्यों सज़ा देने पर मजबूर है इमरान खान को, ये ज़रा सुने। दिनों में 3 कन्विक्शनें करवाई गई थी, 14 घंटे हेयरिंग हो चुकी थी। एक जज साहब ने कहा था मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहां हैं। एक जज साहब ने यह कहा था कि मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है। इस किस्म की जजमेंटें दी गई हैं। इस किस्म की जजमेंटें हुई जिसके ट्रायल के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत नहीं थी। जी, तो एक जज ने कहा मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक जज जिससे इमरान खान को सजा दिलवाई गई, उसका वलीमा उसके बेटे का कैंसिल करवा दिया गया, दबाव डाला गया, हर तरह से उनकी जिंदगी को इफेक्ट किया गया, उनको तकलीफ पहुंचाई गई और इस तरह से फैसले लिए गए। क्या आपको पता है कि शहजाद अकबर ने दावा किया था कि इमरान खान को सजाएं देने वाले जो जजेस हैं, जज जुल्करनैन या जज बशीर वगैरह, उन्होंने 8 फरवरी को इमरान खान को वोट दिया है और उन्होंने कहा था कि उनको इत्तला है कि उन्होंने वोट इमरान खान को दिया। शहजाद अकबर एहतसाब अदालत एहतसाब के लिए काम करते रहे हैं 15-20 साल, तो उनके बड़े मजबूत राब्ते हैं। अब ये दावा सच्चा मालूम होता है कि उन्होंने सजाएं इसलिए दी कि किसी का बेटा अगवा कर लिया, किसी के साथ क्या जुल्म, किसी के साथ क्या जबर किया गया। अगर काजी साहब सोमोटो लेते हैं, जो कि वो नहीं लेंगे, लेकिन अगर वो लेते हैं और फुल कोर्ट बना देते हैं, बहुत कुछ सामने आएगा।
فیصلہ جو مرضی آئے ان کا، لیکن اس سے بہت کچھ کھل کے سامنے آئے گا، اور یہ کیس اگر اٹھایا جائے تو اس کی لائیو ہیئرنگ ہونی چاہیے۔ ذرا یہ سنیں کہ چرچے امریکہ میں کیا ہو رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہے، اور امریکہ کا ترجمان بھی لاجواب ہو گیا، اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے جو ججز نے کہہ دیا ہے۔ پہلے دی انٹرسیپٹ کے رائن گوئن کا سوال سنیں چھوٹا سا، اور اس کا جواب سنیں، وہ بکھلایا ہوا ہے، آپ کو خود نظر آئے گا۔ پہلی بار امریکی ترجمان بھی لاجواب ہوا ہے، ان کے پاس بھی دفاع نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں جو تمغے لینے والے صحافی ہیں وہ بے شرم اور بے حیا لوگ ججز کے خلاف بیانیہ بنانے میں پیش ہیں۔ پہلے یہ ذرا سنیں کہ امریکہ میں کیا بات ہوئی ہے۔ Don Liu last week had said that he wants to see the Pakistani courts undertake an investigation into election rigging and irregularities. Today, as you may have seen, there was this extraordinary statement from 6 Supreme Court justices in Pakistan saying that they have been pressured, tortured, their families kind of abducted and pressured by the Pakistani military to put pressure on the court system. You know, what is the U.S. response to these judges coming forward rather courageously to make these claims? And does that undermine the confidence in the court's ability to kind of independently assess the election? So let me just say with that, I saw the letter right before I came out here. I didn't have a chance to read it or to consult with any of my colleagues about it. So before I offer any definitive comment, let me take that back and consult with people and get something for you. Kylie, did you have? جی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے لیٹر میں نے دیکھا ضرور ہے، پڑھا نہیں ہے، مجھے واپس جا کے پڑھنے دیں، مشورہ کرنے دیں، کنسلٹ کرنے دیں، پھر میں کچھ بولنے کی پوزیشن میں ہوں گا۔ اب ان کے پاس بھی جواب نہیں ہے۔ امریکہ دنیا کے لیے بے شک ڈکٹیٹرشپ پسند کرتا ہے، لیکن امریکہ اندر سے جمہوریت ہے۔ کیسی جمہوریت ہے؟ فراڈ ہے، اس کو چھوڑیں۔ اتنے بڑے ججز کے انکشاف کو کیسے دفن کرے گا امریکہ؟ کیسے کرے گا جو بائیڈن؟ امریکی میڈیا اس کو اٹھائے گا، جب یہ بریفنگ دیں گے تو اگلی بریفنگ میں پھر سوال ہوگا، اگلی بریفنگ میں پھر سوال ہوگا، اور وہاں صحافیوں کو ننگا کر کے مارا نہیں جاتا، وہاں عمران ریاض کی طرح غائب نہیں کیا جاتا، وہاں ارشد شریف کی طرح قتل نہیں کیا جاتا، وہاں پہ آپ کو بولنے کی آزادی ہے، سوال پوچھنے کی آزادی ہے۔ یہاں پہ یہ پھنسیں گے، ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اوورآل پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں ظلم کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی سپورٹ امریکہ کے لیے کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، یعنی اوورآل اگر آپ دیکھیں مناظر تو ظالموں کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے، اور ایسے ہی ایک اور ظالم قاضی کے لیے بھی زمین تنگ ہو رہی ہے۔ یہ ذرا چیک کریں مختلف بار کونسل نے کیا لکھا ہے۔ میں پہلے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں شارٹ میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے کیا لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بلوچستان بار، خیبر پختونخوا بار اور سندھ بار کا ذکر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو جاری کیے گئے خط میں انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے بیجا مداخلت کی بابت مراسلہ ارسال کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا موقف یہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملک میں قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی اور آزاد اور خود مختار عدلیہ پر یقین رکھتی ہے۔ اس ضمن میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن قابل احترام چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کی شفاف انکوائری کرائی جائے اور جو لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ بس میں اتنا ہی پڑھوں گا جو قاضی صاحب کو انہوں نے کہا ہے۔ اب نیکسٹ پڑھتے ہیں، یہ بلوچستان بار کونسل کا لیٹر ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے سوموٹو لینے کا مطالبہ یہ بلوچستان بار کونسل نے کیا ہے۔ اب پڑھتے ہیں اگلا، یہ خیبر پختونخوا بار کونسل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 6 ججز کے خط میں اداروں کی جانب سے عدالت میں مبینہ مداخلت کے معاملات پر تحفظات اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط تشویشناک عمل ہیں جو کہ آزاد اور خود مختار عدلیہ کے وجود پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کا سپریم کورٹ کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، انگلش میں ہے، میں ذرا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ نمبر 1، ایک میکانزم ہونا چاہیے جو ججوں کو پروٹیکٹ کرے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو۔ پھر نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ سپریم سندھ ہائی کورٹ بار جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کم از کم 3 ججز کا جو یہ سب کچھ انویسٹیگیٹ کرے، یعنی سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے یہ مطالبہ رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار ابھی تک نہیں بولے کیونکہ وہ نون لیگ کے زیر سایہ ہیں، آسما جہانگیر گروپ ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟
काजी साहब को 1 साल से ये चीज़ें पता हैं, अभी वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे। इन 6 जजेस ने कहा है कि हमने इनसे मुलाकात करके इन्हें बताया था। आमिर फारूक को भी ये सारी बातें 1-1.5 साल से पता हैं, इन दोनों ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन चलें, अब खत सामने आ गया है तो अब क्या सूरत हाल है ये ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। नाज़रीन इकराम, 2 सूरतें हो सकती हैं, इसके अलावा तीसरी कोई सूरत नहीं है। अगर काजी फायज़ ईसा और आमिर फारूक भी ब्लैकमेल हो रहे हैं, इनकी कोई वीडियोज़ हैं, अगर क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि जजेस की वो वीडियोस बनाते हैं, जजेस को जो रिहाइशें मिली होती हैं वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, काजी और आमिर फारूक की भी अगर वीडियोस हैं और ये इन दोनों की वीडियोस की वजह से वो इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों एक्शन लेंगे, आमिर फारूक भी एक्शन लेंगे, क्योंकि इनके पास ये मौका है। बाकी जजेस सामने आ गए और ये वक्त है खड़े होने का और अपने आप को इनके तसल्लुत से आज़ाद करवाने का। तो आमिर फारूक भी आज़ाद हो सकते हैं, काजी साहब भी आज़ाद हो सकते हैं अगर ये वजह हुई। लेकिन अगर ये दोनों कोई एक्शन नहीं लेते तो ये समझ जाइएगा कि ये दोनों कॉम्प्रोमाइज्ड खुद से हैं, अपनी रजामंदी से हैं, किसी दबाव की वजह से नहीं हैं। फिर किसी इदारे को हम ब्लेम नहीं कर सकते, बल्कि हम कहेंगे कि काजी फायज़ ईसा और आमिर फारूक ही सबसे बड़े आइन, कानून और जमहूरियत के दुश्मन बने हुए हैं इस वक्त। ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि ये एक सुनहरी मौका है पाकिस्तान में अदलिया को आज़ाद करवाने का। ऐसा मौका इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी नहीं मिला था। तो अब देखना यह है कि ये दोनों इस हवाले से क्या करते हैं और क्या वो इस हवाले से कोई फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।